हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं और भारत के संदर्भ में, भारत के एक देश कह लीजिए कि, और उसमें भी विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस समय उठी है। और वो ये है कि अमेरिका भारत को नाटो के एक सदस्य के रूप में शामिल करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं और उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। और एक स्वागत तो छोड़ दीजिए, भारत की जो छवि है पहले से बहुत बेहतर हो रही है। इसी क्रम में अमेरिका के कुछ प्रतिनिधियों ने, जो नाटो के सदस्य, नाटो के जो समूह हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो कहा जाए कि सदस्य हैं, उन लोगों ने भारत को नाटो में शामिल होने की एक सिफारिश की है। बात यही आती है कि क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत को क्या इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। भारत को एक अच्छा मौका मिल रहा है। भारत की पोजीशन लगातार विश्व व्यवस्था में, विश्व की जो एक कहा जाए कि स्थिति है, उसमें अपनी एक पोजीशन गेन करता चला जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज इस मुद्दे पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समझ में आए और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकें। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है, अमेरिका चाहता है कि भारत नाटो का एक सदस्य देश बने। और बात यह आती है कि उन्होंने भारत को ऑफर दिया है। अब बात आती है कि भारत को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक टुडे के अंतर्गत। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ आपके लिए 2024 को टारगेट करते हुए एक PTY बैच लॉन्च किया है। और एक नहीं बल्कि 3 बैच हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी और इंग्लिश तीनों का किया है। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों के लिए ये P2I बैच 2024 के सफलता के लिए किस प्रकार से रामबाण सिद्ध हो सकता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। बात सिर्फ फीस की नहीं है। एक्चुअल फीस तो 70,000 है, जिसमें MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपकी फीस 29,999 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना। इसका जो लास्ट डेट का जो एडमिशन है वो 30 जून है। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। 1 से 2 दिन की क्लास निकली है, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है ना। इस बात को समझिएगा। और 30 तारीख तक अगर क्लास चली गई तो हमारा अच्छा खासा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एडमिशन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द इसको आप ले लीजिए। और फीस आपकी इतनी है। ठीक है ना। लिमिटेड सीट है। क्यों लिमिटेड है, उसके पीछे कारण है। ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रणनीति की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। अगर कोई रणनीति नहीं है तो आप लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर लकीली कुछ मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बिना रणनीति के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे वो IAS का हो या किसी भी स्थिति का। इसी तरीके से हमने PTY जो बैच लॉन्च किया है उसकी एक प्रॉपर रणनीति बनाई है। इसके हमने 4 पार्ट बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, कितने पार्ट बनाए हैं? 4। फर्स्ट पार्ट है अभी से लेकर के दिसंबर तक, 2023 तक। सेकंड पार्ट है जनवरी से लेकर के मई 2024 तक। और तीसरा पार्ट है आपका जून से लेकर के आपके सितंबर 2024 तक। और जो फोर्थ पार्ट है, ध्यान रखना, अक्टूबर से लेकर के टिल इंटरव्यू। ध्यान रखना, इंटरव्यू तक। ये इस पार्ट में हम प्री कम मेंस दोनों को सेगमेंट को हम लेकर के चलेंगे। प्री और मेंस दोनों सेगमेंट को लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रॉपर सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर हो सके।
तो ध्यान रखिएगा, इस पार्ट में हम प्री और मेंस दोनों को लेकर चल रहे हैं साथ के साथ में आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। ठीक, ये हमारा जो है प्री इंटेंसिव बैच है, इस पर हम प्री पर फोकस करेंगे विशेष तौर पर, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की, सीसेट की और टेस्ट सीरीज की। ध्यान रखना, इन तीनों चीजों पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए आपकी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्री पास होगा तभी आगे बढ़ेंगे, प्री नहीं तो कितनी भी अच्छी तैयारी हो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, जून का जो थर्ड सेशन होगा वो होगा हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें आप लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको हम अपने प्रमाइस पर यहां बुलाएंगे, स्टडी आयु के प्रमाइस पर। रहने खाने की व्यवस्था संस्थान की तरफ से होगी, आपको सिर्फ पढ़ना होगा, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। हमारी टीम आपके साथ पूरे दिन रात मेहनत करेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेगी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंप्लीट कराएगी, और आपके जितने भी प्रैक्टिस हो सकती है लिखने की वो सब की सब कराएगी। चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े वो हम सब करेंगे, क्योंकि एक कदम आपने आगे बढ़ा दिया है और अगले कदम पर रुक गए तो सारी मेहनत बेकार है। ध्यान रखना, तो बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये कैसे करेंगे, हम यहां बुलाएंगे, रहने खाने का खर्चा हमारी तरफ से होगा, बात समझना। और पूरी टीम आपके साथ दिन रात मेहनत करेगी। और प्री के वो सॉरी मेंस के तुरंत बाद हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करेंगे अपने विशेष जो मेंटर्स हैं उनके साथ में। आप सभी लोगों का सोचिए, आपके रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रोग्राम है P2I बैच का, ठीक है। और इस संदर्भ में देखा जाए तो ये फीस आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, 29,000 रुपए। सोचिए ये, लेकिन इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा MK लाइव। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, हम लोगों से जुड़ सकते हैं, पूरी स्टडी IQ टीम आपके साथ रहेगी। ये रहा, और ये मेरा नाम है मनोज कुमार, और ये मेरा कोड है MK लाइव, और ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, और ये मेरा ईमेल ID, ठीक है। और जिस किसी को प्रॉब्लम है तो इस पर आप स्कैन करके भी मुझसे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, NATO +5। अब बात आती है कि NATO +5 क्या है। देखिए, ये सीनेट कॉकस हैं जिन्होंने कहा है कि NATO +5 का जो स्टेटस है वो इंडिया को भी देना चाहिए। अमेरिकी सीनेट के इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर डेमोक्रेट पार्टी के वर्जीनिया के से चुने गए हैं, डेमोक्रेट हैं, और जॉन कॉर्नेन जो रिपब्लिकन है टेक्सास के, इन्होंने कहा है कि भारत को NATO +5 का रक्षा दर्जा देने के लिए कानून पेश करेंगे, यानी कि एक ये प्रस्ताव पेश करेंगे वहां के सीनेट में, जिससे कि भारत को NATO +5 में शामिल किया जा सके, ठीक है ना। ध्यान रखना, NATO +5 में भारत को शामिल करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम यह प्रस्ताव पेश करेंगे, भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, यह इनका कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो बात आती है NATO +5 क्या है और नाटो क्या है, दोनों एक ही हैं या अलग अलग है, क्या है ये, पहले इसको जानने की बात है, तब पता चलेगा कि भारत को इसका फायदा होगा या नहीं होगा, भारत इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से प्रस्ताव तो मिल चुका है, लेकिन बात समझिएगा कि क्या हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात आती है कि इस प्रस्ताव पर हम बात तब करेंगे जब पहले यह जानेंगे कि नाटो क्या है और NATO +5 क्या है। अगर ये नहीं जानते तो हम किसी भी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। दुनिया भर के बहुत सारे लोग हमको कुछ भी देके चले जाएंगे, लेकिन हम उनका मकसद नहीं जानेंगे, उसके संस्था, उसकी जो व्यवस्था है उसको नहीं जानेंगे, तो किसी भी चीज को हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना या ना करना सामने वाले के पूरे व्यवस्था को समझने पर निर्भर करता है, तो हमको भी ये जानना पड़ेगा। और यहीं से आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यूपीएससी कहीं और से क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ये नहीं पूछेगा किसने नाटो का सदस्य के लिए प्रस्ताव पास किया था या प्रस्ताव किसने दिया था, ये पूछेगा SSC बैंक रेलवे के एग्जाम में मार्क वार्नर के बारे में या आपके जॉन कॉर्नेन के बारे में, ठीक है ना। ये छोटे मोटे एग्जाम में
यूपीएससी पूछेगा NATO+5 क्या है या नाटो क्या है, या नाटो में भारत के शामिल होने से निम्न में से क्या फायदे हो सकते हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा। या मेंस में पूछा जा सकता है क्या भारत को नाटो का सदस्य बनने से फायदा होगा या नहीं, अपना पक्ष तर्कपूर्ण सहित तर्क के साथ प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, आईआर का क्वेश्चन बनेगा, तैयार रहिएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हुआ क्या। देखिए, अमेरिका के सीनेट के इंडिया कॉकस के जो सह अध्यक्ष हैं मार्क वार्नर, इन्होंने कहा कि हम भारत को NATO+5 में रक्षा देने के लिए, रक्षा में का दर्जा देने के लिए हम कानून पेश करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे उम्मीद है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से लोकतंत्र और उससे जुड़ी अन्य चीजों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि सुनेंगे कि उनकी लोकतंत्र और उनसे जुड़ी हुई चीजों के प्रति उनकी कितनी प्रतिबद्धता है, उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत और नाटो के बीच सहयोग की अपार संभावना है, बहुत सारी संभावना है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन दोनों महान देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह उनके स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है भारत के बारे में, भारत के बारे में कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में दोनों देशों को मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, और क्योंकि इनके बीच में अपार संभावना है, खासकर नाटो के साथ। क्लियर है? ठीक, ये उनका स्टेटमेंट था। अब बात आती है कि ये सब चीजें हम जानें, उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर नाटो है क्या। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक महासागर तो आपको पता ही है। अटलांटिक के दो हिस्से हैं, एक दक्षिणी अटलांटिक, एक उत्तरी अटलांटिक। दक्षिणी अटलांटिक आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साइड में आ जाता है, ठीक है ना। और उत्तरी अटलांटिक अमेरिका, यानी कि कह लीजिए यूएस, कनाडा, और इधर चले जाइए तो यूरोप की तरफ इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। तो यूरोप और अमेरिका, यूएस, कनाडा के देशों का पूरा एक समूह है, ये उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इस संगठन का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में, और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। गठन क्यों हुआ था आपको बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एक सैन्य संगठन है, ध्यान रखना। क्या है ये? एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन जो सदस्य देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसके लिए? सदस्य देशों की रक्षा के लिए। यह गठन हुआ था शीत युद्ध के दौर में, यानी कि 1945 से लेकर के 1991 के बीच में जो शीत युद्ध चला था, ध्यान रखना, 1945 से लेकर के 1991 के बीच में शीत युद्ध चला था। किसके बीच में? बेसिकली यूएस और यूएसएसआर के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चला था, जहां पर दोनों समूह, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, एक दूसरे को हराना चाहते थे, लेकिन युद्ध नहीं करते थे, बाकी सब होता था। समझिएगा, शीत युद्ध का मतलब ही है अंदर से हमें गुस्सा भी आता है, खून भी खौलता है। सोचिए, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से इफेक्ट होता है, लेकिन हम युद्ध नहीं करते। युद्ध जैसी सारी परिस्थितियां पैदा करते हैं, लेकिन लड़ते नहीं। अंदर ही अंदर एक दूसरे को खूब गाली देते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लड़ते नहीं। यही तो है शीत युद्ध। और ये सोचिए कि शीत युद्ध यूएसएसआर के खिलाफ अपने सदस्यों की सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया था। सोच लीजिएगा, किसके खिलाफ? अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने सदस्यों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया था। इसके लिए सोचिए कि अमेरिका ने फुल्टन डिक्लेरेशन और ट्रूमैन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जैसे ही फुल्टन डिक्लेरेशन और ट्रूमैन सिद्धांत को इन्होंने कहा कि सोवियत संघ के देशों को, सोवियत संघ से, साम्यवादी विचारधारा से हम यूरोप के देशों को बचाएंगे, अगर उन पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण होगा
तो वो अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। सोचिएगा, अगर किसी भी इस तरह इन देशों पे आक्रमण होता है तो उसे अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये घोषणा हुई, उस समय उसी के तुरंत बाद साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई। तो इसके बदले में सोवियत संघ ने क्या कर दिया, सारी संधियों का उल्लंघन करते हुए जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है उसकी नाकेबंदी कर दी, उसको घेर लिया। और जब जर्मनी को घेर लिया तब जाकर के इनको लगा, खासकर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों को, कि इनको लगा कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ऐसी संयुक्त सेनाएं बनानी चाहिए जो सदस्य देशों की रक्षा कर सके। इसलिए मैंने कहा कि क्या है, ये एक सैन्य संगठन है। इसलिए बनाया गया कि अगर सोवियत संघ का किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो वो अपने देशों की रक्षा कर सके। इसलिए सामूहिक सेना, एक सैन्य संगठन बनाने की कोशिश की गई। सामूहिक सेना नहीं, संयुक्त सेना मिलकर काम करेगी। किसी एक भी देश पर आक्रमण होगा तो सभी देशों पर माना जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, सोचिएगा, इन लोगों ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए 48 में। और उसके तुरंत बाद 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में यह संधि हो गई 12 देशों के बीच में कि हम लोग एक संगठन बना रहे हैं। 12 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर कर दिए। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन लोगों ने मिलकर बना लिया। और ये टोटल सोचिए, उस समय थे 12 देश और वर्तमान में कितने हैं, 31। ये नाटो के हैं। तो नाटो क्या हुआ, नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका गठन 1949 में सोवियत संघ के प्रत्युत्तर के रूप में हुआ था, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए हुआ था, यानी कि उसका किसी भी देश पर आक्रमण हो तो उससे बचाव के लिए हुआ था, अपने सदस्य देशों की रक्षा करने। सोचिए, 48 में इसकी 5 देशों ने मिलकर के ब्रुसेल्स पर संधि की थी कि हम मिलकर कुछ काम करेंगे। बाद में 1949 में वॉशिंगटन में इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए और नाटो का गठन हो गया 4 अप्रैल 1949 को। इसीलिए ब्रुसेल्स में ही इसका हेड ऑफिस बनाया गया। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, 31 टोटल। ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 31 सदस्य बन गए। 1991 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रसिया अलग हो गया और उसके अन्य देश अलग हो गए। इसलिए मैंने 1945 से लेकर 1991 तक के बीच की बात कही, शीत युद्ध की, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उसके जो सहयोगी देश थे वो टूट के अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए, रूस अलग हो गया। लेकिन रूस आज भी अमेरिका से लड़ रहा है, या अमेरिका आज भी रूस से उतनी ही नफरत करता है, समझ लीजिएगा। और रूस और अमेरिका के बीच में आज भी कहीं ना कहीं वो शीत युद्ध चल रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने नाटो को समाप्त न करके नाटो का विस्तार करने की नीति अपनाई रूस के खिलाफ, ठीक। अब बात यहीं पर आती है कि भारत रूस का शुरू से ही एक बहुत अच्छा मित्र रहा है, बहुत अच्छा मित्र रहा है। हर बुरे वक्त में शुरू से रूस ने भारत की सहायता की है। जब अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं था, भारत सोचिए किसके पक्ष में था, पाकिस्तान के, तब उस समय रूस हमारा साथ देता था हर बुरे वक्त, और आज भी हमारी अच्छी मित्रता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का यह प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं रूस को भारत से दूर करने का प्रस्ताव है कि भारत इसमें शामिल हो जाए तो इससे क्या होगा, रूस भारत से अलग हो जाएगा और भारत इसका एक सहयोगी देश बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हमको यह जानना होगा कि पहले नाटो क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, फिर हम सोचेंगे कि हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो अब आप समझिएगा। अब बात आती है कि नाटो है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। इसका आदर्शवाद है एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है ना, वन फॉर ऑल फॉर वन। अब बात आती है कि इसकी संगठन क्या है। इसकी संरचना जो है 4 अंगों से मिलकर के बनी हुई है।
एक इसमें परिषद होती है, एक उपपरिषद होती है, एक प्रतिरक्षा समिति होती है और एक सैनिक समिति होती है। परिषद जो होती है, काउंसिल, ये नाटो का सर्वोच्च अंग होता है या सबसे बड़ा मंत्रियों का समूह इसका सदस्य बनते हैं। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है और मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है, ध्यान रखना, और यही समझौते को लागू करवाती है। उपपरिषद सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है, डिप्लोमैट्स की। प्रतिरक्षा समिति नाटो सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर्स की समिति होती है। इनका काम क्या होता है? डिफेंस करना। और सैनिक समिति, सोचिए, नाटो परिषद और उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसके सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स, इसमें डिफेंस मिनिस्टर्स, इसमें डिप्लोमेट्स और इसमें मिनिस्टर्स, राज्यों के मंत्री, समझ लिए, यानी कि जो इनके अपॉइंट किए जाते हैं वो सभी अधिकारी अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली समिति कौन सी है? ये है आपका। ओके, याद रखेंगे, समझ में आ गया। अब बात आती है इसके आगे कि नाटो +5 क्या है। नाटो तो हो गया 31 देशों का समूह। अभी कंडीशन क्या है कि वर्तमान व्यवस्था में अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने 5 देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल को इसमें शामिल किया है और बना दिया नाटो +5, NATO+5, ये बना दिया। ठीक है ना? ये क्या है? 5 देश ये रहे। NATO 5+ is a security arrangement of 31 countries with 5 aligned nations, Australia, New Zealand, Japan, Israel and South Korea, to address the rise of China. किसके लिए? जो चाइना उभर के सामने आ रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए। और इसका गठन कब हुआ NATO +5 का? 2019। तो सोचिए, NATO +5 का गठन किसके लिए हुआ है? चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए। और इसीलिए भारत को यह ऑफर भी दिया गया है कि चाइना से अगर आपको रोकना है, चाइना को रोकना है, चाइना से लड़ना है, चाइना को प्रत्युत्तर देना है, तो आपको नाटो के सदस्य, नाटो का एक सहयोगी देश बनना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदे होंगे, चाइना को काउंटर कर पाएंगे। ओके, इसीलिए इन देशों को तो चाइना के खिलाफ बनाया ही गया है। साथ के साथ अब कंडीशन क्या है? Committee's recommendations. The select committee has said that including India will build upon US-India ties the strength and global security and deter the aggression of the CCP across India-Pacific region. समझ लीजिएगा, कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है वो ये है कि इंडिया यूएस के जो संबंध हैं उसको बहुत मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि वैश्विक सुरक्षा और चाइना, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना उभर के आ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इसकी जरूरत है। भारत को इसको ज्वाइन करना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? तो NATO +5 का गठन कब हुआ? 2019 में। कौन सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। इंडिया के लिए अभी प्रपोजल दे दिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइना को काउंटर करना और वैश्विक शांति, वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, बात आती है इसके आगे। तो ये रहे आपके 5 देश। ठीक, शामिल होने से आपको लाभ क्या मिलेगा भारत को? देखिए, पहला लाभ तो ये मिलेगा कि इन देशों के साथ जब जुड़ जाएंगे तो इन देशों की एक सैन्य समर्थन हमको मिलेगा, यानी कि मिलिट्री सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। साथ के साथ उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी तक हमारी पहुंच हो जाएगी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम तक पहुंच जाएगी। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी टेक्नोलॉजी भी हमको मिलेगी, पहले से भी मिल जाएगी और इमरजेंसी में भी मिलेगी। ठीक है ना? ये 2 सबसे बड़े फायदे हैं भारत को इससे जुड़ने के। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत के विदेश मंत्री ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? उनका कहना है कि इससे भारत और रूस के संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत और रूस हमारे शुरू से देश की आजादी के बाद से ही अच्छे मित्र रहे। हर बुरे वक्त में रूस ने हमारा साथ दिया है। और दूसरी बात, भारत हमेशा नेम की पॉलिटिक्स में विश्वास करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते।
बल्कि हम दोनों गुटों को ही नकारते हैं। किसी भी गुट हम किसी गुट में विश्वास ही नहीं करते। भारत की पॉलिसी ही है गुट निरपेक्ष की, तो हम किसी भी गुट में जाने या गुट में शामिल होने का प्रस्ताव ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। तो ऐसे में हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके पीछे कारण था कि इससे भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं, ठीक है ना। और रूस के संबंध बिगड़ेंगे तो रूस सोचे कि आपके चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकेगा, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि रूस हमारा परम मित्र रहा है शुरू से ही। अमेरिका से अब हमारे संबंध बन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन रूस से हम संबंध खराब नहीं करना चाहते। हमें आपकी दोस्ती मंजूर है, लेकिन अपने परम मित्र की दोस्ती को त्याग करके नहीं। दोस्ती में कभी शर्तें नहीं होती, बिजनेस होता है। ये तो बिजनेस है कि भाई उसको छोड़ दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ये तो बिजनेस हो गया। मित्रता कहाँ है? और मित्रता में कभी भी ध्यान रखिएगा, शर्तें नहीं होती। क्यों दोस्तों, सही है कि गलत? ये ध्यान रखिएगा। और हमने आपकी मित्रता को स्वीकार किया है, लेकिन अपने परम मित्र के त्याग के आधार पर नहीं। और दूसरा, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम किसी भी गुट में विश्वास नहीं करते, हम गुट निरपेक्ष देश, इसलिए हम इसको नकारते हैं। आपका प्रस्ताव अच्छा है, हम उसका सम्मान करते हैं, सारी चीजें ओके। तो यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या भारत को नाटो का सदस्य बनने से क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। या भारत को नाटो को सदस्य बनने से किस प्रकार से हमारे जो व्यवस्था है उसको प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। या भारत को नाटो का सदस्य बनने पर वैश्विक व्यवस्था में भारत किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है, वो स्पष्ट। किसी भी एंगल से क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, और प्रारंभिक परीक्षा में तो मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये टॉपिक हम यहीं पर आपको खत्म करते हैं। आप सभी लोगों ने इतना वक्त दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो टॉपिक टुडे है आपको पसंद आया होगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।